हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है उसका जो सिलेबस है, हमारा जनरल सिलेबस है, उसमें ये टॉपिक दे रखा है। उसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सेंटर की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। गाइज, इससे पहले मैं ऑफलाइन आता था, फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने ऑनलाइन आया हूँ, ठीक है। तो गाइज, अगर कोई गलती भी होती है तो आप उसको इग्नोर कर देना। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो इसकी जो जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, ठीक है, कि इसमें क्या तत्व हैं, ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, कौन कौन सी इसमें परत पाई जाती हैं, ठीक है, किन किन चीज़ से ये मिलकर बनी है, तो इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है उन सभी को भी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की बात करें तो इसकी जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है तो वो मिलती है हमें दो तरह से, ठीक है। इसकी जानकारी हमें दो तरह से मिलती है, ठीक है। कितने तरह से मिलती है? इसकी जानकारी हमें दो तरह से मिलती है। तो जिसमें पहला है हमारा प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो इनसे सबसे पहले जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें जो पहला है प्राकृतिक स्रोत, तो इसमें जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है ये मिलती है गुरुत्वाकर्षण से। किससे मिलती है? गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जो मिलती है हमें सबसे पहले मिलती है गुरुत्वाकर्षण से। उसके बाद दूसरा आता है भूकंप। क्या आता है? भूकंप। तीसरा आता है हमारा ज्वालामुखी, ठीक है। क्या आता है? ज्वालामुखी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, भूकंप और ज्वालामुखी, इन तीनों से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी परतें हैं और कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में हैं। उसके अलावा बात करें अप्राकृतिक स्रोत की, ठीक है, तो इसमें हम लोग ताप, ठीक है, दाब और उसके अलावा घनत्व, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब तक जो है पृथ्वी के कितनी अंदर तक जो है ड्रिल कर रखा है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पृथ्वी में अभी तक जो है कितनी गहराई तक जो है ड्रिल कर रखा है। तो देखिए, अभी तक जो ड्रिल कर रखा है वो कर रखा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे जो सोने की खाने हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सोने की खाने हैं यानी गोल्ड की, तो इन खानों में जो खनन है या खुदाई कर रखी है, कहां तक ड्रिल कर रखा है, तो 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर। आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये जो है गहराई पूछी जाती है कि जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खाने हैं उसमें कितनी गहराई तक जो है अब तक ड्रिल कर रखा है, ठीक है। ये आप पॉइंट यहां से नोट कर लेंगे। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है, ये तो स्थल की बात हो गई, ठीक है, महाद्वीप की बात हो गई। अगर आपसे वो पूछ लेता है कि महासागर, ठीक है, महासागरों में किस महासागर में जो है ड्रिल कर रखा है अभी तक, तो देखिए आर्टिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्टिक महासागर, ठीक है, आर्टिक महासागर। तो आर्टिक महासागर में एक जगह पड़ती है कोला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कोला क्षेत्र। तो आर्टिक महासागर में एक जगह है कोला क्षेत्र। तो यहां तक जो है अभी यहां पर जो है कितने किलोमीटर तक ड्रिल कर रखा है? 12 किलोमीटर तक, ठीक है। कितने किलोमीटर तक ड्रिल कर रखा है? 12 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, इससे अधिक गहराई में जाना जो है वो संभव नहीं है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका की खाने हो या फिर आर्टिक महासागर का जो है कोला क्षेत्र हो, इससे नीचे जाना संभव नहीं है। आपको पता है 5 महासागरों में जो आर्टिक महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। 5 महासागरों में आर्टिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है। और आर्टिक महासागर जो है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसको हम
4 गोलार्ध में अगर बांटे तो ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आर्कटिक महासागर जो स्थित है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं, ठीक है। यहां से तो ये बात होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि महाद्वीप में तो 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा ड्रिल नहीं कर सकते, और आर्कटिक महासागर में जो है कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए अगर हम ये धरातल है, ठीक है, ये हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है। तो इस क्रस्ट से जैसे हम 32 मीटर नीचे चलेंगे, ठीक है, ये 32 मीटर आ गए हम लोग, 32 मीटर। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कितने मीटर जाने पर, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है। तो 32 मीटर पर जैसे ही जाएंगे तो तापमान में जो वृद्धि हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस की हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर जाने पर कितने मीटर जाने पर, या मतलब कितना तापमान बढ़ता है, कितने मीटर पे और कितना तापमान बढ़ता है, दोनों आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखना 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है। उसके अलावा फिर 32 मीटर जाएंगे, ठीक है, फिर तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की। अब ऐसा नहीं है कि एक हद के बाद जो है ये तापमान काफी बढ़ जाता है, ठीक है, काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहां से नोट करेंगे और ये काफी आता है। उसके अलावा देखिए जो यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है वो कितने भागों में जो है बांट रखा है। तो आप याद रखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में जो है बांट रखा है, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांट रखा है। तो देखिए अगर हम लोग 2 तरह से इसमें बात करते हैं, ठीक है, एक तो रासायनिक संरचना के आधार पर, तो हम लोग दोनों देखेंगे, दोनों को 3-3 तरह से बांट रखा है, ठीक है, दोनों को 3-3 तरह से बांट रखा है, परत के हिसाब से और जो उसमें तत्व हैं, ठीक है, रसायन है उसके आधार पर। तो इधर हम रसायन के आधार पर बात करेंगे, रासायनिक तत्वों के आधार पर, और इधर बात करेंगे परत, जो परत है इसमें, ठीक है। तो परतों में सबसे पहले जो आती है, ठीक है, ये कौन सी आती है, तो ये आती है भूपर्पटी। कौन सी आती है, भूपर्पटी। इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। दूसरा आता है आवरण। क्या आता है दूसरा, आवरण। और आवरण को क्या कहा जाता है, मेंटल। क्या कहा जाता है, मेंटल, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेंटल। और तीसरा जो आता है गाइज, तीसरा आता है केंद्रीय भाग। क्या आता है तीसरा, केंद्रीय भाग आता है, ठीक है। और केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोर, ठीक है, कोर कहते हैं इसको। तो 3 भाग जो हो गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, परत के अकॉर्डिंग हो गए। अब जो रासायनिक तत्वों के आधार पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक, तो इसको भी 3 पार्ट में ही बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से में बांटा गया, देखिए तो पहला आ जाता है सियाल। कौन सा आ जाता है पहला, सियाल। तो इसमें ये इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है, सियाल। दूसरा आता है सीमा। क्या आता है दूसरा, सीमा, यानी SI और MA, ये, ठीक है। और तीसरा आता है इसमें निफे। क्या आता है, निफे, यानी NI और FE। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को परत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और रासायनिक संगठन के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो दोनों के आधार पर, परत के आधार पर भी 3 पार्ट में बांटा गया और रासायनिक संगठन के आधार पर भी 3 पार्ट में बांटा गया। अब देखिए जो रासायनिक संगठन के आधार पर जो उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, ये किसने बांटा है और ये नाम पूछा जाता है। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, नाम आप याद रखेंगे किस देश के थे और क्या नाम था उनका, ठीक है। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे स्वेस, ठीक है, क्या नाम था उनका, स्वेस। तो ये स्वेस वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के।
तो इन्होंने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे और सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले भूपर्पटी। ठीक है, तो भूपर्पटी से गाइस अभी तक जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। भूपर्पटी से जो है अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं भूपर्पटी। ठीक है, क्या डालते हैं? भूपर्पटी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है क्रस्ट। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा क्या बन जाएगी? पृथ्वी के बाहरी आवरण को या पृथ्वी के बाहरी स्थित, ठीक है, पृथ्वी की जो बाहरी परत स्थित है उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। क्या कहते हैं उसको? भूपर्पटी, यानी पृथ्वी की जो बाहरी परत है। ठीक है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारी पृथ्वी होगी गाइस। ठीक है, तो अब देखिए जो यहां पे इस तरह से ये पहाड़, पेड़, ठीक है, इस तरह से आप मान के चलो, तो ये जो बाहर वाली परत होती है, ठीक है, बाहर वाली जो परत होती है, ठीक है, जो बाहर वाली परत होती है ये थोड़ा अंदर तक भी आती है, ऊपर पहाड़ वहाड़ हो गए। ठीक है, तो ये जो परत होती है ये परत कहलाती है क्रस्ट। ठीक है, क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है क्रस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम पृथ्वी को इस तरह से एक थोड़ा सा छोटा टुकड़े में बांट लें, इस तरह से, ठीक है, एक पृथ्वी को इस तरह से छोटे टुकड़े में बांट लें। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा आ गया। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसमें, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है यही होता है भूपर्पटी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है भूपर्पटी। अब देखिए भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, अब जो भूपर्पटी वाला जो भाग है ये किन किन किससे, मतलब किन चीजों से मिलकर बना है, किन तत्वों से ये मिलकर बना होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सियाल, यानी SIAL। इस वाले भाग में जो होता है सियाल, ठीक है, इसमें सियाल, इस भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी के सियाल कहा जाता है। अब इसको सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, और दूसरा है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो इन तत्वों की जो है अधिकता ज्यादा होती है, इस वजह से जो है भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ये नाम आप याद रखना। और ये सियाल SI से क्या है इसमें? सिलिकॉन, और AL से क्या है इसमें? एल्यूमिनियम। अब देखिए भूपर्पटी को भी जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, भूपर्पटी को भी जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो ये नीचे वाला हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर। एक तो लोअर क्रस्ट हो गई, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, एक तो ये लोअर क्रस्ट हो गई, ठीक है, एक तो लोअर क्रस्ट हो गई, और एक ये वाली जो हो गई इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? अपर क्रस्ट। तो भूपर्पटी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक अपर क्रस्ट और एक है लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जोड़ती है ये वाली जो सीमा होती है, ठीक है, अपर क्रस्ट को और जो लोअर क्रस्ट है, इन दोनों क्रस्ट को जो आपस में जोड़ती है, ठीक है, वो कौन सी सीमा जोड़ती है उसका नाम आप याद रखेंगे, तो उसको कहा जाता है कोनार्ड। क्या कहा जाता है? कोनार्ड असंबद्धता। क्या कहा जाता है? कोनार्ड असंबद्धता। पूछी जाती है ये वाली सीमा की जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है उन दोनों को जो है कौन सी सीमा जोड़ती है, तो आप याद रखेंगे कोनार्ड असंबद्धता जो है इसको जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है वो कौन सी है, तो ये कौन सी है? क्रस्ट है। ठीक है, कौन सी है? क्रस्ट है। दूसरा पॉइंट यहां से बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किन चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है गाइस, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी है। किन से बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से जो है ये बनी है। ठीक है,
तो यहां से क्वेश्चन आप याद रखना, पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो कौन सी है? क्रस्ट है, यानी भूपर्पटी है। अब ये किन चट्टानों से मिलकर बनी है? तो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर जो है ये बनी है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है कि ये कितनी गहराई तक पाई जाती है? भूपर्पटी जो है ये कितनी गहराई तक जो है पाई जाती है? तो हम लोग यहां से 0 से शुरू करेंगे, 0 किलोमीटर से चलेंगे, तो ये जाएगा 30 किलोमीटर तक। कितना जाएगा? 30 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 30 किलोमीटर तक जो है ये परत जो है पाई जाती है। कौन सी? भूपर्पटी वाली जो परत पाई जाती है ये 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो भूपर्पटी है, ठीक है, भूपर्पटी जो है इसका महासागरों में जो है गहराई या चौड़ाई कितनी है? ठीक है, अगर हम महासागरों में बात करें, ठीक है, अगर हम महासागरों की बात करें तो महासागर में जो क्रस्ट की गहराई है, ठीक है, क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। ये पॉइंट आप याद रखना, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि महासागरों में भूपर्पटी की जो है गहराई वो कितनी है, कितनी गहराई तक भूपर्पटी पाई जाती है समुद्रों में। तो महासागरों में कितनी है? 5 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछता है महाद्वीप में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है महाद्वीप में जो है क्रस्ट की जो है वो गहराई कितनी है, तो आप याद रखना 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इसका घनत्व कितना होता है, ठीक है, जो भूपर्पटी होती है इसका घनत्व कितना होता है, ठीक है, इसका घनत्व कितना होता है याद रखेंगे तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछा गया है कि भूपर्पटी का जो है घनत्व कितना होता है, ठीक है। तो भूपर्पटी का जो घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब जरूर याद रखना आप। अब यहीं से आप एक क्वेश्चन और याद कर लो, अगर आपसे पूछ लेता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी का जो है घनत्व कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से डिफरेंस करके आप याद करोगे तो इसको आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो जो भूपर्पटी का घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी का जो घनत्व होता है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा गाइज आपका वो आपसे मतलब बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाता है, अगर पॉइंट के हिसाब से भी आ जाता है ना, एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा क्रस्ट से संबंधित नहीं है, तो आप गाइज बिल्कुल बता दें, ठीक है, इसको बिल्कुल भी भूल ना पाए, ठीक है। अब देखिए यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन और बनता है, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइज, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइज, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर यही पूछा जाता है, एक तो घनत्व वाला पूछा जाता है, ठीक है, और सियाल वाला पूछा जाता है कि सियाल जो है किस परत में पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिए सियाल जो है ये कौन सी परत में है? भूपर्पटी में। किस में है? भूपर्पटी में स्थित है गाइस, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भूपर्पटी में, ठीक है, कितने तत्व विद्यमान है, या भूपर्पटी का निर्माण जो है कितने तत्वों से हुआ है, ठीक है, कितने तत्वों से हुआ है। तो भूपर्पटी का जो निर्माण हुआ है ये 8 तत्वों से मिलकर हुआ है। कितने तत्वों से हुआ है? 8 तत्वों से मिलकर हुआ है, और 98%, ठीक है, 90 अगर पूछता है कितने परसेंट तत्व, तो 98% तत्व हैं ये, कुल मिलाकर कितने हैं? 8 तत्व हैं, और ये कितने परसेंट हैं? 98%, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो आता है, सबसे पहला तत्व जो आता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो तत्व आएगा ये आता है ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है? तो ये आता है ऑक्सीजन। तो गाइस थोड़ा बड़ा बड़ा तो देख ही दिया होगा आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है यहाँ पर? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भूपर्पटी पर, ठीक है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत कितना होता है,
तो ये होता है 46%। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। ठीक है, SI। इसका जो प्रतिशत है यह है 27%। ठीक है, तो इसकी मात्रा भूपर्पटी में कितनी है? 27% है। उसके बाद तीसरा जो आता है गाइज, ये आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो प्रतिशत है ये कितना है? 8%। कितना प्रतिशत है इसका भूपर्पटी में? तो इसका है 8%। उसके अलावा चौथे नंबर पर आता है लोहा। क्या आता है? लोहा, या इसको फेरस भी कहा जाता है। तो इसका जो प्रतिशत है ये है 5%। ठीक है, तो भूपर्पटी में सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन। क्या है गाइज? सर्वाधिक ऑक्सीजन। और यहीं से क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लेंगे और इस पे इंपॉर्टेंट जो है आप लिख लेंगे। उसके अलावा बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, ये तो भूपर्पटी की बात यानी क्रस्ट की हो गई, लोहे की। ठीक है, यानी यहाँ पे 5% लोहा पाया जाता है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है इनमें, तो कौन सा हो जाएगा? लोहा। कौन सा हो जाएगा? लोहा, 35%। ठीक है, अगर संपूर्ण पृथ्वी में की बात करता है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी की बात करता है तो लोहा सबसे ज्यादा है। ठीक है, 35% है। अगर खाली भूपर्पटी की यानी क्रस्ट की बात करता है तो ऑक्सीजन आ जाएगा। कितना है? 46%। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है कैल्शियम। कौन सा आता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो प्रतिशत है यहां पे ये है 3%। कितना है? 3%। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है सोडियम। क्या आता है गाइज? सोडियम। तो सोडियम का जो प्रतिशत है 2.8% है। ठीक है, उसके अलावा आता है 7वां पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो प्रतिशत है 2.5 है। उसके अलावा 8वें नंबर का जो तत्व आता है ये आता है मैग्नीशियम। क्या आता है गाइज? मैग्नीशियम। और इसका जो प्रतिशत है ये 2% है। ठीक है, अब यहां से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर है, लोहा लगाना है गाइस। क्या लगाना है? लोहा लगाना है। ठीक है, अब यहां से ये हो गया, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। चलिए, अब इसका जो है अगला हम लोग देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा। ठीक है, आवरण। दूसरा क्या हो जाएगा? आवरण हो जाएगा गाइज। और आवरण से भी आपको पता है काफी क्वेश्चन बनते हैं। आवरण से भी जो है काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरा पॉइंट डाल लीजिए आप, आवरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालेंगे आप, आवरण। तो दूसरा पॉइंट है आवरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालेंगे आप, आवरण। और आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है इसको? मेंटल। तो इसको क्या कहा जाता है? मेंटल। ये पृथ्वी का मध्य परत है, यानी ये पृथ्वी की जो है मध्य परत है। ठीक है, ये भूपर्पटी और जो कोर है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो मध्य भाग में स्थित है। आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं। अब देखिए, हम इस तरह से अगर एक डायग्राम बनाते हैं तो ये तो हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? भूपर्पटी। यानी ये तो हमारी आ गई क्रस्ट। ये क्या आ गई हमारी? तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्रस्ट का होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है मेंटल। अब देखिए, मेंटल भी जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है अपर मेंटल, ठीक है, और एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, क्या होता है? एक अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, तो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेंटल, ठीक है, मेंटल किन तत्वों से मिलकर बना है, यहां पे सर्वाधिक किन तत्वों की अधिकता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे किन तत्वों की है यहां पे? सीमा। ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, सीमा। यानी मेंटल वाली परत को किस नाम से जाना जाता है? सीमा। ठीक है, SIMA। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे SI से क्या बन जाएगा, सिलिकॉन। क्या बन जाएगा गाइस यहाँ पर, सिलिकॉन। और Ma से क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है जो मेंटल वाला हिस्सा है पृथ्वी का, यहां पर दो तत्वों की अधिकता है, एक तो सिलिकॉन, ठीक है, और दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो मेंटल है और ये क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल और क्रस्ट के बीच में यहां पे एक परत होती है। ठीक है, यहां पर जो है एक परत होती है। ठीक है, उसको जो है क्या कहा जाता है। तो गाइज यहां पर जो परत होती है, इसको मैं अभी बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो परत होती है यहां पर, ठीक है, यानी क्रस्ट के और मेंटल के बीच में, तो इसको बोलते हैं मोहोरोबिक। ठीक है, मोहोरोबिक असंबद्धता। ठीक है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक सीमा होती है जो इन दोनों को जोड़े रखती है, उसको बोलते हैं मोहोरोबिक असंबद्धता। और ये क्वेश्चन गाइज पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा देखिए, एक तो अपर मेंटल हो गया और एक हो गया लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो एक सीमा जोड़ती है, ठीक है, तो वो कौन सी सीमा है उसको आप याद रखेंगे, रैपिड। ठीक है, रैपिड असंबद्धता। ठीक है, रैपिड असंबद्धता। तो आप याद रखेंगे, क्रस्ट और मेंटल को जो जोड़ती है ये मोहोरोबिक असंबद्धता जो सीमा है वो जोड़ती है, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो आपस में जोड़ती है ये रैपिड असंबद्धता जोड़ती है। ठीक है, एक पॉइंट जरा गाइस यहाँ पे मिस हो गया था, आप उसको नोट कर लेंगे। जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट इसमें जो वो पाए जाते हैं सियाल। ठीक है, यहां से एक पॉइंट जरूर आप नोट कर लेंगे, वो थोड़ा छूट गया है। तो जो सियाल वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। उसके अलावा जो मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल में जो ये सियाल होता है, सीमा होता है, ठीक है, सीमा। ठीक है, क्रस्ट में हमारा सियाल हो गया और किसमें, मेंटल में हमारा क्या हो गया, सीमा। तो ये जो सीमा है सॉरी गाइस, इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पायरोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सीमा ना देके क्या देगा कि निम्नलिखित में से पायरोस्फीयर किसको कहते हैं आप, तो आपको सीमा दे देगा, सियाल दे देगा, निफे दे देगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर, और जो क्रस्ट वाला हिस्सा है सियाल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब क्वेश्चन आता है कि जो मेंटल वाला हिस्सा है, मेंटल वाला, ठीक है, जो इसका अपर है, अपर वाला जो हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ही कहा जाता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, दुर्बलता मंडल जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, जो मेंटल वाला जो अपर वाला है ना, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो इसमें जो अपर वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। अब देखिए, आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, जब ज्वालामुखी इस तरह से फटती है, ठीक है, तो जो लावा आता है, तो वो लावा किसके, लावा आने का माध्यम क्या होता है, तो इस लावे का जो माध्यम होता है ये दुर्बलता मंडल ही होता है। क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पर जो लावा पृथ्वी से बाहर आता है उसका माध्यम क्या होता है। ठीक है गाइस, तो उसका माध्यम होता है दुर्बलता मंडल। क्वेश्चन यहां से बनता है कि दुर्बलता मंडल जो है वो किस परत में स्थित है, तो किस परत में स्थित है, ये पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, दूसरी मेंटल यानी आवरण वाले हिस्से में जो है ये स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका घनत्व कितना है। ठीक है, मेंटल का जो है घनत्व कितना है, तो आप याद रखेंगे 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घनत्व आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है इनका घनत्व, ठीक है, कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं, दोनों अपर मेंटल लोअर मेंटल को कौन सी सीमा जोड़ती है। ठीक है, जो सियाल है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको एक एक पॉइंट यहां से याद करना पड़ेगा। अगर आपका एक भी पॉइंट छूट गया और वो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, ठीक है, और आपने उसको अगर गलती से भी लगा दिया, अगर 90% लोगों का ही गाइस वहां पे ठीक हो पाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने तुक्का लगाया और आपका ठीक हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके 1.25 मार्क्स जो है चले जाएंगे और आप जो है मेरिट से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे।
तो आप एक एक पॉइंट को लेके चलो, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है दूसरा, ठीक है, इसका अगला पार्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या है तीसरा वाला। तो तीसरा पार्ट जो आता है हमारा इसमें, वो क्या आता है, तीसरा पार्ट इसमें ये आता है महत्वपूर्ण, ठीक है। एक तो देखिए इसका ये हो गया कि इसको क्या कहा जाता है, सीमा, ठीक है, सीमा। अब सीमा को क्या कहा जाता है इसमें, पाइरोमीटर, ठीक है, क्या कहा जाता है, पाइरोमीटर, ठीक है। तो सीमा में जो है एसआई और क्या होता है, मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी गहराई कितनी है, ठीक है, मेंटल की जो है गहराई वो कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे मेंटल की जो गहराई होती है, ठीक है, मेंटल की जो गहराई होती है, ये क्रस्ट वाला हिस्सा हो गया, तो यहां से 2900 किलोमीटर तक, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक जो है ये मेंटल की गहराई होती है, ठीक है। मेंटल की परत जो कहां तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई पाई जाती है, ठीक है गाइस। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट डालिए, जहां से अभी तक क्वेश्चन बना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है वहां से। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कोर, क्या बोलते हैं उसको, केंद्रीय भाग, ठीक है। गाइस अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, लगता है आपको कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट का ऐसे नहीं कि कमेंट कर आपने तुरंत आंसर मिल जाएगा, लेकिन हाँ 10-15 मिनट या आधे घंटे में आपको कमेंट का आंसर जो है मिल जाएगा। और अगर कुछ ज्यादा कमेंट होते हैं तो उसको हम वीडियो में जो है अगली डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट यहां से डालिए आप लोग, केंद्रीय भाग, ठीक है, केंद्रीय भाग। तो केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो केंद्रीय भाग को जाना जाता है कोर, क्या कहते हैं इसको, कोर, या इसको धात्विक क्रोड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, धात्विक क्रोड भी कहा जाता है। तो देखिए जो केंद्रीय भाग वाला हिस्सा होता है, केंद्रीय भाग वाला हिस्सा, ठीक है, अभी डायग्राम में समझेंगे। तो यहां से सबसे पहले तो देखिए भाषा, तो ये पृथ्वी का केंद्र होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पृथ्वी का केंद्र होता है। अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हमारा केंद्र है। अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं, एक छोटा सा भाग ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, अब बाकी को हम रफ कर देते हैं। तो ये वाला जो भाग हो गया, ठीक है, ये जो भाग होता है, तो ये तो गाइस क्रस्ट वाला हो गया, ये मेंटल वाला हो गया, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, तो यही कहलाता है कोर, ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोर। मैं तीनों को साथ लिख देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा मेंटल वाला हिस्सा और ये हो गया हमारा क्रस्ट वाला हिस्सा। तो यहां से आपको तीनों, ठीक है, डायग्राम में दिख गए होंगे। ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, फिर हो गया कोर, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है कोर वाला, कोर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कोर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसमें काफी नाम मिलेंगे आपको, तो आप नाम याद रखेंगे। धात्विक क्रोड, किस नाम से जाना जाता है कोर को, धात्विक क्रोड नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो यहां से बात आती है, कोर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कोर को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो कोर को जो है देखिए, एक तो अपर, ठीक है, अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है। अब देखिए जो ये नीचे वाला है ये, ठीक है, लोअर कोर जो है, ये जो है ठोस मात्रा में है। किस मात्रा में है ये ठोस मात्रा में है, यानी ठोस पदार्थ है ये वाला। अपर की बात करता है, अपर कोर की, तो ये जो होता है द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग फिल्में तो देखते होंगे, ठीक है, टॉन बाई फिल्म तो देखते होंगे आप। 2003 में एक मूवी आई थी, ठीक है, अगर आप फिल्में देखते हैं तो ये पूरी फिल्म जो है उसका नाम है कोर, ठीक है, 2003 में फिल्म आई थी कोर, ठीक है। तो इस पूरी फिल्म में जो है ना, कोर से, मेंटल और क्रस्ट से संबंधित थी पूरी फिल्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोर जो है अपना कार्य करना बंद कर देती है, तो जो है काफी भूकंप, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, ठीक है, इस कोर के बंद होने से। तो पूरी फिल्म का इसको आप देख सकते हैं, बस नॉलेज के, अगर आप नॉलेज अगर किसी फिल्म से आपको अच्छी नॉलेज मिलती है, आपको देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो यही से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कोर में जो है किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, कोर में सर्वाधिक मात्रा जो है किसकी पाई जाती है। तो कोर वाले हिस्से को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है निफे। क्या कहा जाता है गाइस, इसको निफे, ठीक है, NIFE।
इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है निफे। अब देखिए इस निफे को बैरी, ठीक है, बैरी स्फीयर, यही से क्वेश्चन बनता है कि निफे को किस नाम से जाना जाता है, तो बैरी स्फीयर नाम से जाना जाता है निफे को, ठीक है। तो निफे में जो सर्वाधिक मात्रा होती है ये किस किस की होती है, एक तो होती है निकिल की, किसकी होती है, निकिल की। दूसरा इसमें तत्व होता है फेरस, ठीक है, फेरस, फेरस को क्या कहते हैं, लोहा, लोहा, ठीक है। तो इन दो तत्वों की जो है सर्वाधिक यहाँ पे उपस्थिति होती है, ठीक है, लोअर वाले, ये जो कोर वाला है लोअर वाला, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो निफे है, निफे परत कहां पर पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, कोर वाले हिस्से में, ठीक है। और निफे को क्या कहा जाता है, बैरी स्फीयर, क्या कहा जाता है गाइज, बैरी स्फीयर कहा जाता है। और निफे किन किन से मिलकर बनता है, निकिल और फेरस यानी लोहे से, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जो क्रस्ट वाला हिस्सा है और कोर वाला हिस्सा है, इसकी भी गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक की है, ठीक है, इसके पास तक ये बिल्कुल, क्योंकि जब ये मेंटल वाला हिस्सा, लोअर मेंटल वाला खत्म हो जाता है तो यहीं से कोर स्टार्ट हो जाती है, और ये द्रव वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो अपर कोर होती है ये द्रव वाला हिस्सा होता है, तो इसकी भी गहराई ये होती है। अब बात करें हम घनत्व की, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि इसका घनत्व कितना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका घनत्व कितना है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका जो घनत्व है ये आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसका घनत्व एक बार पूछ रखा है, अगर आपने यूपी का पेपर देखा होगा, यूपी पीसीएस का, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो केंद्रीय भाग होता है उसका घनत्व कितना होता है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है गाइज। तो यहां से एक बार हम मोटा मोटा याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि क्विक रिवीजन भी होना चाहिए, ठीक है, कहते हैं कि क्विक रिवीजन भी हमारा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको आप नोट करके चलना, ठीक है, इसको जो है आप नोट करके चलना। तो देखिए पहला जो होता है ये होता है क्रस्ट, क्रस्ट यानी भूपर्पटी वाला हिस्सा। तो इसमें कौन सी परत पाई जाती है, मतलब ये किससे मिलकर बनी होती है, तो आप याद रखेंगे सियाल, किससे मिलकर बनी होती है, तो ये मिलकर बनी होती है सियाल, ठीक है, सियाल से। तो SiAl, ठीक है, ये सियाल से मिलकर बनी होती है। इसी परत को क्या कहा जाता है, इसी परत को कहा जाता है लिथोस्फीयर, क्या कहा जाता है इसको, लिथोस्फीयर, क्या कहा जाता है गाइस, इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ठीक है, ये तो याद हो गया आपको, क्रस्ट में कौन सी परत पाई जाती है, सियाल, और ये किससे मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को, और सियाल को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, ठीक है, क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे हम लोग घनत्व भी देख लेते हैं, तो घनत्व कितना था इसका, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है यहाँ पे मेंटल वाला, ठीक है, कौन सा है, मेंटल वाला। तो मेंटल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सीमा, क्या बोलते हैं इसको, सीमा। और ये किस किस से मिलकर बनती है, SI और Ma यानी मैग्नीशियम। तो इसको क्या कहा जाता है, पायरोस्फीयर, क्या कहते हैं इसको, पायरोस्फीयर जो है इसको कहा जाता है। इसका जो घनत्व होता है ये कितना होता है, 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्ट आता है यहां से कोर, ठीक है, तीसरा पार्ट कौन सा आता है, कोर। इसको क्या कहा जाता है, निफे, क्या कहा जाता है गाइज इसको, निफे यानी NiFe यानी निखिल और फेरस, ठीक है। इसको जो कहा जाता है बैरी स्फीयर कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, बैरी स्फीयर जो है इसको कहा जाता है। अगर इसके घनत्व की हम लोग बात करें, इसका घनत्व कितना होता है, तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से सीधा आप देख लो, क्रस्ट में जो है क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसको क्या कहा जाता है, सियाल, और सियाल को किस नाम से जाना जाता है, लिथोस्फीयर। घनत्व कितना होता है इसका, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आता है मेंटल, जो मध्य भाग होता है, इसको बोलते हैं सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, और सीमा को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पायरोस्फीयर। इसका घनत्व जो होता है 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आप इसकी जो इकाई है ना, ये जरूर याद रखना। उसके बाद आता है कोर। तो कोर में क्या है, निफे, यानी यहाँ पे निकिल और फेरस की जो है मात्रा अधिक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, बैरी स्फीयर, ठीक है। और
इसका घनत्व कितना होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी क्वेश्चन आता है कि किस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो आप याद रखेंगे निफे का, ठीक है, जो कोर होती है उसका घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अगर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गाइस देखिए, हिंदी वाली क्लास जो है सचिन सर ले रहे हैं और काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। गाइस अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, और फ़ोन को थोड़ा सा लैंडस्केप कर लेंगे, ठीक है, फ़ोन को इस तरह से अगर आप कर लेंगे और उसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, तो आपको गाइस काफ़ी अच्छा दिखेगा। उसकी क्वालिटी बढ़ा लो आप, क्योंकि अभी नए नए मार्कर है और फर्स्ट टाइम वीडियो है तो थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है। ठीक है, अगर वीडियो में आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, अगर कुछ भी हमसे पूछना है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, एक दिन हम टेस्ट रख लेंगे, उसमें सबको कर लेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर वाले घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।